Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and enjoying your good health at the home. हाँ अच्छा जी, ये लेक्चर है ज़ोलॉजी एडीएस प्रोग्राम का, बीएससी पार्ट 1 का, ठीक है। और हम पढ़ रहे थे, लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2 के कुछ टॉपिक्स, जिसमें था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स एंड वेरियस मूवमेंट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स, ठीक है। मेम्ब्रेन्स की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ उसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं आती, उसके अंदर अदर मेम्ब्रेन्स भी इंक्लूडेड होती हैं जो कि विद इन द सेल प्रेजेंट होती हैं। जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो भी उसमें शामिल होती हैं, और सेल की जो सबसे एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं वो भी इंक्लूडेड होती है, ठीक है। जितनी भी सेल के अंदर मूवमेंट्स होती हैं वो थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। और उनके कोई तरीक़ाकार होते हैं, मतलब कि डिफरेंट टाइप की जो मूवमेंट्स होती हैं उनके डिफरेंट टाइटल्स उनको दिए गए हैं, उनको नाम दिए गए हैं। पहली जो सबसे आसान और सबसे सिंपलेस्ट टाइप की मूवमेंट है उसे हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। अच्छा जी, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टेम्परेचर के हिसाब से मूव करते हैं, मतलब ये है कि टेम्परेचर उनके लिए इफेक्टिव होता है, और ये टेम्परेचर रेंज बहुत ही हाई है। मतलब ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली एट ऑल टेम्परेचर्स अबव एब्सोल्यूट ज़ीरो -273 डिग्री सेंटीग्रेड को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो काउंट करते हैं कि इस टेम्परेचर पे आके किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं हो सकती है, ठीक है। क्योंकि इस मूवमेंट पे आके स्पॉन्टेनियस मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मेम्ब्रेन्स के थ्रू मूवमेंट हो रही होती है मॉलिक्यूल्स की, until they are evenly distributed in a state of dynamic equilibrium. डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि across both membranes the concentration of the molecules is equal, is balanced, ठीक है। कि दोनों मेम्ब्रेन की जो दोनों साइड्स हैं, दोनों साइड्स पे उन मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन जो है वो एक जैसी हो गई है, बैलेंस हो गई है, इक्विलिब्रियम में आ गया है। दोनों साइड्स पे स्टेट जो है वो अब बिल्कुल सेम है। किसी साइड पे ये नहीं कह सकते कि मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो ज़्यादा हो गए हैं या बाहर ज़्यादा हो गए हैं। दिस प्रोसेस इज सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस मूविंग इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स। अगर कोई सब्सटेंसेस ऐसी हैं जो कि सेल के अंदर ज़्यादा हैं और सेल की बाहर की जगह में कम हैं, तो वो सेल से बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगी। या अगर किसी सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलिज में कोई ऑर्गेनेलिज ऐसी हैं जिसके अंदर किसी चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, लेकिन उस ऑर्गेनेली के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वो सब्सटेंस कम है, तो क्या होगा कि वो ऑर्गेनेली के अंदर से ऑर्गेनेली के बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। क्लियर है? मतलब मैंने आपसे ये बात बोली है, सपोज़ कि एक चीज़ जो है वो सेल के जैसे हम कह लें कि गोल्जी अपरेटस की बात कर लें, या लाइजोसोम्स की बात कर लें, या वैक्यूल्स की बात कर लें, तो कोई सब्सटेंसेस ऐसी हैं जो कि वैक्यूल्स के अंदर ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गई हैं, लेकिन सेल के इन्वायरमेंट के अंदर वो कम है, सिर्फ वैक्यूल के अंदर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो क्या होगा कि वो वैक्यूल से बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। तो सेल के अंदर और उस ऑर्गेनेली के अंदर जब तक वो सब्सटेंस बैलेंस नहीं हो जाएगी तब तक ये मूवमेंट अंदर से बाहर की तरफ होती रहेगी, ठीक है। इसे हम सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। ये जैसे अब हमारे पास उसने एक फिगर दिखाया हुआ है कि डिफ्यूजन ऑफ शुगर पार्टिकल्स अवे फ्रॉम अ शुगर क्यूब प्लेस्ड इन वाटर, कि क्या है कि शुगर क्यूब्स यहाँ रखे गए हैं, तो शुगर क्यूब से शुगर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टूट टूट के पानी के अंदर जाते जा रहे हैं, और तब तक जाते रहेंगे जब तक पानी के सारे उस एनवायरनमेंट के अंदर, इस बीकर के एनवायरनमेंट के अंदर शुगर लेवल जो है या शुगर कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल नहीं हो जाती, ठीक है। ये सिंपल डिफ्यूजन है। सिंपल डिफ्यूजन के एंड में हमारे पास रिजल्ट ये मिलता है कि हमारे पास सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मिलते हैं हमें उस एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। दूसरी हमने पढ़ी थी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको कहा था कि हमें कोई सपोर्ट चाहिए होती है, कोई सपोर्टिंग मतलब ऑर्गेनेली या सपोर्टिंग आइटम चाहिए हमें
एक जगह से दूसरी जगह पे उन सब्सटेंसेस को पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा कि जितने भी सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसी मेम्ब्रेन के अक्रॉस जा रहे होंगे, अंदर जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, उनकी ट्रांसपोर्ट जो हो रही है वो किसी प्रॉपर चैनल के थ्रू होगी, ठीक है। वो हर जगह से नहीं गुजर सक रहे होंगे, कोई एक रास्ता होगा जिसके थ्रू वो आ रहे होंगे, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स नॉट सुटेबल इन सॉल्युबल इन लिपिड्स, ठीक है। वो मॉलिक्यूल जो लिपिड्स में सॉल्युबल नहीं हैं में डिफ्यूज थ्रू प्रोटीन चैनल्स पोर्स, जैसे कि उस दिन हमने बोर्ड पे ड्रॉ किया था, तो मैंने आपको इस तरह की प्रोटीन्स बताई थी कि इनके अंदर प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट हैं मेम्ब्रेन्स के अंदर। तो ये इनके अंदर से ये पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गुजर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन चैनल्स कहाँ प्रेजेंट है, ये लिपिड बायलेयर में प्रेजेंट है। ये यहाँ पे उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फिगर दिखाई है जहाँ पे लिपिड बायलेयर प्रेजेंट है। ये एक लेयर है लिपिड की और ये रही दूसरी, तो इसे हम लिपिड बायलेयर बोल रहे हैं। द प्रोटीन चैनल्स ऑफर अ कंटिन्यूस पाथवे फॉर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स टू मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। ये प्रोटीन चैनल्स क्या करते हैं, ये एक मुस्तकिल तौर पे रास्ते के तौर पे परफॉर्म कर रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक चीज़ जो है या एक मॉलिक्यूल जो है वो गुजर सके, सो दैट they never come into contact with the hydrophobic layer of the membrane's polar surface, ताकि वो मेम्ब्रेन के पोलर सरफेस के थ्रू मतलब उसके साथ हाइड्रोफोबिक एरिया के साथ कांटेक्ट में ना आ सके। ये जो अंदर का एरिया है, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि ये लिपिड है, ठीक है। ये जो है ये फास्फेट है, ये जो गोल गोल हैं ये फास्फेट है, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जहाँ पे इसने दिखाए हुए हैं, जो इसकी टांगें दिखाई हुई हैं, ये हैं लिपिड्स, ठीक है। तो ये लिपिड्स के साथ कांटेक्ट में ना आ सकें, इसलिए प्रोटीन मेम्ब्रेन्स के प्रोटीन चैनल्स के थ्रू ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन चैनल्स यहाँ पे फैसिलिटी के तौर पे काम आ रहे हैं कि ये कंसंट्रेशन को बैलेंस करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ से मूवमेंट तब तक होती रहेगी जब तक हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर या कंसंट्रेशन या सैचुरेशन सेम नहीं हो जाती, ठीक है। ये देखें, ये आपको उसने यहाँ पे पूरी फिगर में दिखाया हुआ है कि ये लो कंसंट्रेशन है एक साइड में और एक साइड में हाई कंसंट्रेशन है, तो हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, और ये दो प्रोटीन चैनल्स यहाँ पे उसने दिखाए हुए हैं और उसके थ्रू वो क्रॉस होके सेल की एक्सटर्नल साइड से इंटरनल साइड में जा रहे हैं, ठीक है। ये इनसाइड द सेल है, पिंक वाली साइड जो है ये इंटरनल इन्वायरमेंट दिखाया हुआ है, और जो ये साइड है ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दिखाया हुआ है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हायर कंसंट्रेशन हो गई थी पोलर मॉलिक्यूल्स की, तो वो प्रोटीन चैनल्स को क्रॉस करके इंटरनल इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, ठीक हो गया। दो टाइप्स अब हमने क्लियर कर ली हैं, एक हमने पढ़ी है सिंपल डिफ्यूजन और दूसरी हमने पढ़ी है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अच्छा जी, अब ये देखें यहाँ पे उसने दूसरी साइड दिखाई हुई है कि यहाँ पे इनसाइड द सेल से आउटसाइड द सेल की तरफ जा रही हैं चीज़ें, नहीं हाँ जी ऐसा ही है। उसके बाद तीसरी जो टाइप है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के या मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन की, वो है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में क्या होता है कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इसमें क्या होगा कि वाटर कंसंट्रेशन जो है वो बैलेंस की जा रही है और वो किसी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही है, ठीक है। ये जैसा कि उसने यहाँ पे मेम्ब्रेन दिखाई हुई है, तो ये जो वाइट है ये यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल्स के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, और ब्लूइश जो है ये है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, ये आपको उसने यहाँ दिखाया हुआ है, ठीक है। तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी उसने दिखाई हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को बैलेंस किया जा रहा है, ठीक है। ये नहीं देखा जा रहा है कि शुगर कंसंट्रेशन कितनी है, वो वाटर मॉलिक्यूल को देख रहा है कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। तो जब तक यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर सेम नहीं हो जाएगा तब तक इस साइड से 2 नंबर साइड से 1 नंबर साइड में मॉलिक्यूल्स जाते रहेंगे, ठीक है। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो उसके बाद कंसंट्रेशन ऐसे बैलेंस होगी कि नंबर 1 पे वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर बिल्कुल उतना ही हो जाएगा जितना कि नंबर 2 में है, ठीक है। इसमें वाटर की
कंसंट्रेशन या सैचुरेशन बैलेंस की जाती है और वो किसी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करके दूसरी साइड में जा रहा होता है। ठीक हो गया। अब ये ओस्मोसिस के रिजल्ट में जो जो कुछ होता है ये देखें। रिसेंट स्टडीज शो दैट वाटर डिस्पाइट इट्स पोलैरिटी कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स बट दिस फ्लो इज लिमिटेड। एक खास हद तक वाटर जो है वो सेल मेम्ब्रेन्स को अपनी पोलैरिटी के बावजूद क्रॉस कर सकता है। वाटर फ्लो इन लिविंग सेल्स इज फैसिलिटेटेड बाय स्पेशलाइज्ड वाटर चैनल्स कॉल्ड aquaporins. Aquaporins are the special water channels present in the membranes जो कि facilitate करती हैं पानी के फ्लो को कि वो पानी सेल के अंदर जा सके। ठीक है, उन स्पेशल वाटर चैनल्स को एक्वापोरिन्स बोलते हैं। एक्वापोरिन्स fall into two general classes, those that are specific only for water and other that allow small hydrophilic molecules, यानी कि वाटर soluble molecules जैसा कि यूरिया या ग्लिसरॉल, तो वो मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर लें तो उन्हें टू क्रॉस द मेम्ब्रेन तो इस को बोलते हैं टॉनिसिटी। टॉनिसिटी रेफर्स टू द relative concentration of solutes in the water inside and outside of the cell, यानी कि पानी के अंदर जो भी सब्सटेंसेस हैं जैसा कि यूरिया और ग्लिसरॉल की यहाँ पे बात हो रही है, तो इस तरह के वाटर सॉल्युबल जो सब्सटेंसेस होते हैं पानी के अंदर उनकी कितनी कंसंट्रेशन है, ठीक है, और मतलब जो सेल के अंदर पानी मौजूद है उसमें कितनी कंसंट्रेशन है और जो सेल के बाहर पानी मौजूद है उसके अंदर कितनी कंसंट्रेशन है। अक्रॉस द मेम्ब्रेन वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन कितनी है, इसे हम टॉनिसिटी बोलते हैं। जैसा कि एक आइसोटोनिक जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर क्या होता है, द सोल्यूट कंसंट्रेशन इज द सेम इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ठीक है, ये जैसे नीचे उसने दिखाया हुआ है हमें कि नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है कि वो एक आइसोटोनिक सेल होता है। यहाँ पे उसने रेड ब्लड सेल दिखाया हुआ है हमें, यहाँ पे पानी के अंदर सेल के अंदर और बाहर जो सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन है वो सेम है। ठीक है, ये श्रिव्ड सेल्स हैं, श्रिवल्ड सेल्स हैं, श्रिंक हो चुके हैं ये सेल्स, क्योंकि यहाँ पे सेल के बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर कम है, इसे हम हाइपरटोनिक बोलते हैं। ठीक है, और ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस हैं जिसके जब सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाने की वजह से सेल्स बर्स्ट आउट कर देते हैं और ये फ्लूइड सारा बाहर चला जाता है। ठीक है, आइसोटोनिक नॉर्मल सेल्स को बोलते हैं जिसके अंदर आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब कि सेल के अंदर और बाहर पानी के अंदर सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन सेम होती है। हाइपरटोनिक में क्या होता है कि सेल के बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और अंदर कम हो जाती है, और हाइपोटोनिक में क्या होता है कि सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाने की वजह से सेल बर्स्ट आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये डाटा जो लिखा हुआ है इसको आपने खुद से पढ़ना है एक दफ़ा, तो ये बहुत आसान है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक हमने पढ़ा है सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड देन ऑस्मोसिस। अब फिल्ट्रेशन की बारी है। फिल्ट्रेशन जो मतलब नाम लेते ही जैसे हमारे माइंड में आता है कि एक लेयर होगी उसके थ्रू जाना होगा, कुछ सब्सटेंसेस ऊपर रह जाएंगी और जो नेसेसरी होंगी वो गुजर जाएंगी। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस दैट फोर्सेस स्मॉल मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स with the aid of hydrostatic pressure or some other externally applied forces। अच्छा जी, फिल्ट्रेशन क्या है कि स्मॉल मॉलिक्यूल सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू गुजर जाते हैं और उसकी हेल्प कौन करता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या फिर दूसरी कोई एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेस होती हैं सच एज ब्लड प्रेशर। For example, in the body of an animal such as frog, filtration is evident when blood pressure forces water and dissolved molecules through the permeable walls of small blood vessels called capillaries। ये देखें जी, उसने बताया जैसा कि फ्रॉग की अगर हम एग्जांपल लेते हैं को फिल्ट्रेशन जो है वो हमें कैसे हम उसको देख सकते हैं कि ब्लड प्रेशर फोर्स करता है पानी को कि वो ब्लड मॉलिक्यूल्स के अंदर डिज़ोल्व हो जाए, और स्मॉल ब्लड कैपिलरीज जिन्हें हम बोलते हैं उनके थ्रू जब वो मतलब जब ब्लड सर्कुलेट वहाँ से कर रहा होता है, कैपिलरीज के अंदर से गुजर रहा होता है, तो उनके बाहर से मौजूद जो पानी होता है वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। डू नॉट पास थ्रू द स्मॉलर मेम्ब्रेन पोर्स
In filtration, large molecules such as proteins do not pass through the smaller membrane pores. Proteins जो हैं वो उन membrane smaller pores से नहीं गुजर सकती. Filtration also takes place in kidneys when blood pressure forces water. Filtration जो है वो किडनी में भी होती है, जो हमने नेफ्रॉन का और वो सारा एक्सक्रीशन का प्रोसेस हमने जो पढ़ा हुआ है ना, वो सारा प्रोसेस जो है वो फिल्ट्रेशन ही कहलाता है कि ब्लड जो है वो अपनी मेम्ब्रेन्स के अंदर से गुजरता रहता है. जब वो किडनी के अंदर से आके गुजरता है, नेफ्रॉन के अंदर से गुजरता है, तो उसके अंदर से एक्सटर्नल जो जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो कलेक्ट कर लिया जाता है और ब्लड को जो है वो वेन्स के अंदर ही वापस जाने दिया जाता है. ये देखें, ये ब्लड प्रेशर दिखा रहा है कि कैपिलरीज मेम्ब्रेन के अंदर ब्लड के प्रेशर की वजह से स्मॉलर मॉलिक्यूल जो हैं वो बाहर जा रहे हैं और लार्जर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाहर नहीं जा पा रहे. ठीक है, तो यहाँ पे बाहर जो है वो टिश्यू फ्लूइड में हमारे पास मौजूद है, जिसके अंदर वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कलेक्ट हो रहे हैं. अच्छा जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है कि इसके अंदर उल्टी साइड पे मूवमेंट होती है. ठीक है, smaller lower concentration to higher concentration. Active transport processes move molecules across the selectively permeable membrane against a concentration gradient. ठीक है, that is from an area of lower concentration to one of higher concentration. This movement against the concentration gradient requires ATP energy. The active transport process is similar to facilitated diffusion, except the carrier protein in the plasma membrane must use energy to move the molecules against their concentration gradient. ये सेम प्रोसेस है facilitated diffusion के, लेकिन होता क्या है कि इसके अंदर concentration gradient के against ट्रांसपोर्ट होती है और इस concentration gradient के against ट्रांसपोर्ट करने के लिए ATP की ज़रूरत पड़ती है और ये ट्रांसपोर्ट भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की तरह प्रोटीन चैनल्स के थ्रू हो रही है. ठीक है, द मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर्स एटीपी एनर्जी. द एटीपी ट्रांसपोर्ट, द एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इज सिमिलर टू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, except the carrier protein in the plasma membrane must use energy to move the molecule against their concentration gradient. ठीक है, वही बात हो गई कि ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से सेम है, लेकिन इसके अंदर एटीपी एनर्जी चाहिए होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट चलने के लिए. These carrier proteins are called uniporters if they transport a single type of molecule or ion. अगर ये एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स और आयंस को लेके ट्रांसपोर्ट करें तो उन कैरियर प्रोटीन्स को यूनिपोर्टर्स बोला जाता है. एज यू नो, यूनी मीन्स वन. सिम्पोर्टर्स इफ दे ट्रांसपोर्ट टू मॉलिक्यूल्स और आयंस, मतलब टू टाइप्स के मॉलिक्यूल्स और आयंस इन द सेम डायरेक्शन, तो उन्हें हम सिम्पोर्टर्स बोलते हैं. एंड एंटीपोर्टर्स इफ दे ट्रांसपोर्ट टू मॉलिक्यूल्स और आयंस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, यहाँ पे अगर वो दो मॉलिक्यूल्स को सेम डायरेक्शन में लेके जा रहा है, मतलब कि वो एक ही साइड पे दोनों जा रहे हैं, तो सिम्पोर्टर्स होगा. और अगर एक मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है और दूसरा बाहर जा रहा है एक टाइम पे, तो फिर वो एंटीपोर्टर्स हो गए. ठीक है, ये फिगर देखें, ये यहाँ पे बताया गया कि इनसाइड द सेल कंसंट्रेशन कम है, लेकिन फिर भी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आउटर साइड पे हो रही है. सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के बावजूद जो सेल जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके अगेंस्ट चल रही है चीज़ें, उसके अगेंस्ट ये सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स जो हैं इन कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू एटीपी को इस्तेमाल करते हुए सेल से बाहर जा रहे हैं. During active transport, a molecule combines with the carrier proteins whose shape is altered as a result of the combination. This change in configuration along with ATP energy helps move the molecules across the plasma membrane against a concentration gradient. ठीक है, वो शेप को चेंज होने का बता रहा है कि वो ऐसे चेंज होती है कि जिस साइड से उसने ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल को लेना होता है उस साइड में वो ओपन हो जाता है और फिर उसको रिसीव करके दूसरी साइड में वो उसको ड्रॉप कर रहा है. वन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म द सोडियम पोटाशियम पम्प. ये तो हमने गेटवेज पढ़े हुए हैं ना, एफएससी में भी है ये सोडियम पोटाशियम गेटवेज का. हेल्प्स मेंटेन द हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम आयंस एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस
inside the nerve cells that are necessary for the transmission of electrical impulses। जहाँ पे सोडियम आयंस को कम रखना होता है अंदर सेल के, लेकिन बाहर क्योंकि ज़्यादा होती है सोडियम, तो वो अंदर से बाहर लेके जाने के लिए फिर भी, क्योंकि वो सेल्स जो है ना वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक उन सब्सटेंसेस की या उन मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन को सेट करते हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में उस सब्सटेंस की या उस मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस की ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि नर्व सेल्स को सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन कम रखनी पड़ती है, इसलिए वो सोडियम आयंस को बाहर की तरफ मूव कर देते हैं, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही पॉसिबल होता है। ठीक है, द कैल्शियम पम्प कीप्स द कैल्शियम कंसंट्रेशन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स लोअर इनसाइड द सेल देन आउटसाइड। देखिए यहाँ भी उसने दोबारा से बताया कि सेल्स के एक और एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में क्या होता है कि कैल्शियम पम्प्स कैल्शियम की कंसंट्रेशन को सेल के बाहर के इन्वायरमेंट से कई 100 दफ़ा ज़्यादा कम रखते हैं। यानी कि सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कैल्शियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जबकि सेल के अंदर बहुत ही कम रखी हुई होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी बल्क ट्रांसपोर्ट। लार्ज मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेसेस डिस्क्राइब्ड इन द प्रीवियस सेक्शन। बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस प्रोसेस के थ्रू सब्सटेंसेस जो है उनको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, ईटिंग फीडिंग ऑफ द सेल आप कह लें, ठीक है, और एक्सक्रीशन ऑफ द सेल टुगेदर प्रोवाइड बल्क ट्रांसपोर्ट इनटू द एंड आउट ऑफ द सेल। Respectively, the term bulk is used because many molecules are moved at the same time। एक टाइम पे एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं, इसलिए उसे बल्क ट्रांसपोर्ट बोला गया है। If endocytosis, in endocytosis, the plasma membranes envelops large particles and molecules and moves them in bulk across the membrane। The three forms of endocytosis are pinocytosis, phagocytosis and receptor mediated endocytosis। एंडोसाइटोसिस में हम ये देखें क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये, ठीक है, यानी कि सेल के बाहर की चीज़ें हैं, उन सबको एक साथ अंदर लेके आना है। तो क्या करता है कि सेल जो है वो इन्वेलप बनाना शुरू कर देता है, उनके गिर्द एक पाउच सा बना देता है। ठीक है, वो अंदर की तरफ बेंड होना शुरू हो गया है, और ये सब्सटेंसेस आहिस्ता आहिस्ता इस घड़े में जाती जाएंगी, और ये फिर जिप की तरह बंद हो जाएगा। मतलब ये कि लॉक हो जाएगा, ऊपर से उसका सिरा बंद हो जाएगा, और ये अंदर की साइड में इस तरह एक वेजिकल की फॉर्म में उसको भेज देगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना एक वेजिकल बना देगी और वो सेल के अंदर इसको ट्रांसपोर्ट कर देगी। ठीक है, वाइल एक्सोसाइटोसिस में भी ऐसा ही होता है कि ये वेजिकल इस तरह का कोई बन जाता है जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सेंड करना होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है। ये कोई एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर इस तरह से कि उन्हें सेल के बाहर से ज़्यादा ज़रूरत होगी, सेल के लिए वो नेसेसिटी नहीं होंगे, या कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगी। तो क्या होगा कि ये वेजिकल आहिस्ता आहिस्ता जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ लग जाएगा और उसका हिस्सा बन जाएगा, और फिर ये इस तरह से अनलॉक होगा, और सारी की सारी सिक्रीशन जो होगी ये सेल के बाहर मूव हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, पिनोसाइटोसिस, ड्रिंकिंग ऑफ द सेल, इज द नॉन स्पेसिफिक अपटेक ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ड्रॉपलेट्स यानी कि लिक्विड मटेरियल की जो एक्स्ट्रा सेलुलर मूवमेंट होगी या इंट्रा सेलुलर मूवमेंट होगी, उसे पिनोसाइटोसिस बोला जाता है। Phagocytosis, eating of cell, is similar to pinocytosis except takes in solid material rather than liquid। ठीक है, और receptor mediated endocytosis is involves a specific receptor protein on the plasma membrane and that recognizes as extracellular fluid that and binds with it। extracellular fluid से स्पेसिफिक मटेरियल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन बाइंड करेंगी अपने साथ। ठीक है, और फिर सेल के अंदर मूव होगा वो। द रिएक्शन स्टिमुलेट्स द मेम्ब्रेन टू इंडेंट एंड क्रिएट अ वेसिकल कंटेनिंग द सेलेक्टेड मॉलिक्यूल। जब वो प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएगा तो इसी तरह एक वेसिकल की फॉर्मेशन होगी और वो सेल के अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस द सिक्रीटरी
vesicles fuse with the plasma membrane and release their content into the extracellular environment. This process adds new membrane material which replaces the plasma membrane lost during exocytosis. अब यहाँ पे क्या है कि एंडोसाइटोसिस में तो हर चीज़ आ रही थी अंदर की तरफ, ठीक है, और एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है कि अगर लिक्विड पार्टिकल्स बाहर जाने हैं तो वो लिक्विड पार्टिकल्स को बाउंड करके मेम्ब्रेन के अंदर तो वो उसको बाहर निकाल देंगे। अगर फैगोसाइटोसिस वाला एक्सोसाइटोसिस है तो वो सॉलिड पार्टिकल्स को बाहर ले जाएंगे, और रिसेप्टर मीडिएटेड वाला है तो स्पेसिफिक जो प्रोटीन्स होंगे वो सेल के अंदर की साइड से स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को अपने साथ अटैच करके तो उनको बाहर ले जाएंगे। यहाँ क्या है, दिस प्रोसेस एड्स न्यू मेम्ब्रेन मटेरियल विच रिप्लेसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लॉस्ट ड्यूरिंग एक्सोसाइटोसिस। यहाँ पे क्या होता है कि न्यू मेम्ब्रेन मटेरियल जो है वो ऐड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लॉस हो गई थी ड्यूरिंग एक्सोसाइटोसिस वो रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, अभी तक हमने पढ़ी हैं मूवमेंट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स। उसके अंदर हमने सिंपल डिफ्यूजन पढ़ी थी जिसके अंदर ये था कि सेल जो है वो जो लिक्विड है वो अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेम्ब्रेन के क्रॉस सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है, और दोनों साइड पे जब तक सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती तब तक मूवमेंट होती रहती है, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या था कि हमें सब्सटेंसेस को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बैलेंस करने के लिए किसी स्पेसिफिक प्रोटीन चैनल की ज़रूरत होती है, और वो जब तक मूवमेंट होती रहती है तब तक मूवमेंट होती रहती है जब तक दोनों साइड्स में सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती, ठीक है। और ऑस्मोसिस में क्या होता है कि यही कंसंट्रेशन जो पानी की कंसंट्रेशन होती है वो अक्रॉस एनी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हो रही होती है, और वो भी तब तक मूवमेंट होती रहती है जब तक दोनों साइड्स में पानी की कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था फिल्ट्रेशन। इसके अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसी प्रेशर की वजह से अक्रॉस एनी मेम्ब्रेन निकल जाते हैं वो, लेकिन बड़े मॉलिक्यूल नहीं निकल पाते। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें किसी स्पेसिफिक प्रोटीन की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट जो है वह क्रॉस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होनी होती है, यानी कि कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, जिसे हम बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर वेसिकल्स की फॉर्मेशन होती है, और वेसिकल की फॉर्मेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती है, और वो जो सब्सटेंसेस वो बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वेसिकल बनाता है वो उसे अंदर ले जाता है, और जो अंदर से बनाता है उन्हें बाहर ले जाता है। ये थी आपकी मूवमेंट की कुछ टाइप्स, ठीक है। आपने साथ साथ इन टच रहना है। जैसे ही कोई मुनासिब दिन होगा तो मैं आपका एक टेस्ट ऑर्गेनाइज़ करूँगी, वो ऑनलाइन ही होगा, लेकिन आप लोगों ने उसके लिए अच्छी तैयारी करनी है, ठीक है। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा या अगर आपके लिए ये वाला तरीका मुनासिब नहीं है तो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें बहुत सारा।